नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की। लीजेंडरी सिंगर उदित नारायण ने अपने जीवन के संघर्षों से ये साबित किया है कि सपने अगर सच्चे हो तो उनका पीछा करना कभी व्यर्थ नहीं होता। आज 69 वर्ष की उम्र में 25,000 से भी अधिक गाने गा चुके उदित ने कभी अपने गायक बनने के सपने को अपने परिवार के दबाव के बावजूद छोड़ने का नाम नहीं लिया। बचपन में जब वह मेले में गाना गाया करते थे तो उन्हें केवल 5 रुपए मिलते थे। उनके पिता हरे कृष्ण झा का मानना था कि एक किसान के बेटे के लिए गायक बनना संभव नहीं है। वे चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। हालांकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी, जो स्वयं एक लोक गायिका थी, अपने बेटे में अपार विश्वास रखती थी और हमेशा कहती थी कि एक दिन उनका बेटा जरूर बड़ा गायक बनेगा। उदित नारायण ने 40 अलग अलग भाषाओं में 25,000 गाने गाए हैं और आज भी उनकी आवाज में वही ताजगी और जादू है। वह कहते हैं, मेरी माँ 106 वर्ष की हो चुकी है और आज भी घर पर गाती रहती है। उनके गीतों को सुनकर मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। अपने बचपन को याद करते हुए उदित कहते हैं, मैं लता मंगेशकर, रफी साहब और किशोर कुमार के गाने रेडियो पर सुनता था, जो उस समय गाँव के बड़े घरों में ही होते थे। दूर से उनका संगीत सुनते हुए मैंने गाना सीखा। मेरी माँ भी गाँव के घरों में गाती थी और मुझे गाने की प्रेरणा उन्हीं से मिली। वहीं उनके पिता हमेशा उनकी गायकी से नाराज रहते थे। वे कहते थे, तुम एक किसान के बेटे हो, डॉक्टर और इंजीनियर बनो। गायक बनना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। लेकिन उदित नारायण ने कभी हार नहीं मानी और आज उनका नाम संगीत की दुनिया में एक मील का पत्थर बन चुका है। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य की योजनाओं पर अपनी दृष्टि साझा की। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास को खाली करवाने के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया और कोई अन्य टिप्पणी नहीं की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा की महिलाओं के लिए सखी बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है और मुख्यमंत्री ने इस अवसर को हरियाणा के लिए गर्व का पल बताया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी की शिकायत मिलने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पानी फेंकने की घटना पर सीएम ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह के स्तर को गिराने वाले घटनाक्रम नहीं होने चाहिए और दिल्ली सरकार को अपने किए वादों को पूरा करना चाहिए। बैठक में भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने के लिए रणनीतियां तैयार की है और कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगे रिश्वत देने के आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है। दरअसल जयपुर में आयोजित 51वें इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड यानी IGJA समारोह में उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते में जो भी बाधाएं आएगी वे हमारी सफलता की सीढ़ी बनी। आपके सपने जितने बड़े होते हैं, दुनिया उतनी ही ज्यादा आपकी परीक्षा लेती है। अडानी ने बताया कि चुनौतियां हमें कभी भी तोड़ नहीं पाई, बल्कि हर कठिनाई ने उन्हें और मजबूत किया। हर गिरावट के बाद हमने और मजबूती से उभरने का आत्मविश्वास हासिल किया है। उन्होंने बताया कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया के कोल माइनिंग की शुरुआत करने का उद्देश्य भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग की शुरुआत करने का उद्देश्य भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूत करना था। इसके खिलाफ कई गैर सरकारी संगठनों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस परियोजना को 10 साल तक खींचने के बावजूद अडानी ग्रुप ने अपनी इक्विटी शेयर से $10 बिलियन की फंडिंग की और आज उनके पास ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड क्लास कोल माइन है, जो उनके लचीलेपन का प्रतीक है। जनवरी 2023 में जब अडानी ग्रुप ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO लॉन्च करने की योजना बनाई तो उन्हें विदेशी बाजार से शॉर्ट सेलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे सिर्फ एक आर्थिक हमला नहीं बल्कि एक डबल अटैक बताया, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिरता के साथ साथ उन्हें राजनीतिक विवाद में भी घसीटा गया। अडानी ने कहा कि कई मीडिया संस्थानों ने इस हमले को अपने स्वार्थों के लिए बढ़ावा दिया, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद उनका ग्रुप और भी मजबूत होकर उभरा है।
संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम जामा मस्जिद पहुंच गई है। टीम ने 3 सदस्यीय हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा, यूपी के पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद है। टीम सबसे पहले हिंसा प्रभावित जामा मस्जिद इलाके पर पहुंची। पहले बाहर का निरीक्षण किया और फिर मस्जिद के अंदर गई। SP कृष्ण बिश्नोई ने टीम को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर के दिन किन घरों से पथराव हुआ था और कहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। कमिश्नर, DIG और DM भी साथ में है। इससे पहले शनिवार को शाही जामा मस्जिद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने चंदोसी कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था। ASI के वकील विष्णु शर्मा ने कहा कि यहां प्राचीन इमारत और पुरातत्व अवशेषों के संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर जो निर्माण करवाया गया है उसके खिलाफ पहले से FIR दर्ज है। आयोग की टीम सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के क्षेत्र में भी जांच करने पहुंची। पुलिस का कहना है कि यहां पर छतों से पथराव किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। पुलिस ने हिंसा को लेकर एक FIR भी दर्ज की है। उसमें बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप है। बंगाल की खाड़ी से 25 नवंबर को उठा फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकरा गया। लैंडफॉल प्रक्रिया रात करीब 11:30 बजे तक जारी रही। तूफान के दौरान भारी बारिश और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे पुडुचेरी और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तूफान का असर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार 30 नवंबर को लैंडफॉल के बाद फेंगल तूफान पुडुचेरी में अटक गया। हालांकि कुछ घंटों में ये कमजोर होने की संभावना है। इस दौरान पुडुचेरी में 48.4 सेमी बारिश हुई, जो पिछले 30 सालों में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश थी। भारी बारिश के कारण पुडुचेरी, कडलोर, विल्लुपुरम और चेन्नई में रविवार को और बारिश की संभावना जताई गई है। चेतावनी के बावजूद तूफान के असर से चेन्नई एयरपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन रात 1 बजे तक परिचालन फिर से शुरू हो पाया। तूफान के कारण 24 डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जबकि 26 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी हुई है। इस दौरान चेन्नई एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इंडिगो की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान क्रॉसविंड की वजह से अस्थिर हो गई और लहराने लगी। पायलट ने सूझबूझ से फ्लाइट को वापस उड़ाया। हालांकि इस घटना के बारे में इंडिगो एयरलाइंस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।